गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र 1996 का। ठीक है, तो चलिए देर न करके शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 आंदोलन, ठीक है, से निम्नलिखित से कौन सा संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो 57 की बात कर रहा है, तो 57 से कौन से संबंधित थे? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके ये क्रांतिकारी हैं बदला लेने के लिए। ठीक है, उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के उसे मारा था। तो हमारा उत्तर हो गया सी, ऊधम सिंह ने। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार, 1930 सत्याग्रह। तो आप लोग जानते हैं कि 1930 में सत्याग्रह नहीं बल्कि 1920 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। किसके कारण? महात्मा गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, चौरा चौरी घटना के बाद। और चौरा चौरी घटना के बाद ही, ठीक है, आज यानी कि इस वर्ष उसकी शताब्दी मनाई जा रही है इस आंदोलन की। ठीक है, और 1930 में ये असहयोग आंदोलन नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? अब साइनोकोबाल्मिन विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है, तो ये साइनोकोबाल्मिन ये विटामिन 12 का नाम है। ठीक है, इसमें जो है वो इसकी कमी से, विटामिन 12 की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इसमें विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन सी का नाम है स्कारबिक एसिड। ठीक है, विटामिन B6 का नाम है पाइविडॉक्सिन। चलिए अगला है टेट्रा एथाइलेट यानी TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे जमने से बचाने के लिए, स्फुलिंग बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग यानी स्फोटन दर बढ़ाने के लिए, इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर है नॉकिंग रेट यानी स्फोटन दर जो है वो बढ़ाने के लिए TEL मिलाया जाता है, टेट्रा एथाइल। जैसे आप जो है ना 2T या 3T बोलते हैं ना, जब वैसे तो अभी जानते नहीं होंगे, पहले स्कूटर वगैरह होता था उसमें डलता था। तो ये एंटी नॉकिंग जो है ना, रेटिंग जिससे घट जाए और वो स्फोटन दर बढ़ जाए यानी कि जल्दी स्टार्ट हो जाए गाड़ी, इसके लिए प्रयोग किया जाता है ये। अगला प्रश्न है, इसमें से जुड़ा सुमेल है? निमोनिया फेफड़े से संबंधित है, मोतियाबिंद थायराइड से संबंधित है, पीलिया आँख से संबंधित है, मधुमेह यकृत से संबंधित है। तो आप जानते हैं निमोनिया फेफड़े से संबंधित करता है, इन्फेक्शन करता है। मोतियाबिंद आँख से संबंधित है। ठीक है, थायराइड थायरॉक्सिन ग्रंथि से संबंधित है। पीलिया जो है ये हमारा लीवर से संबंधित है। मधुमेह जो है वो रक्त से संबंधित है। ठीक है, इंसुलिन से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? DDT एक रोगाणुनाशक है। रोगाणुनाशक का मतलब रोग खत्म करना है। क्या DDT रोग खत्म करना है? नहीं, ये कीटनाशक है। TNT एक कीटनाशक है। TNT, ठीक है, ये ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन ये कीटनाशक नहीं है, विस्फोटक है। RDX एक विस्फोटक है, तो ये एक विस्फोटक है, ये ही सही है। और LSD एक विषाणुनाशक है। ठीक है, तो SLD जो है ये विषाणुनाशक नहीं है, ये एक जीवन रक्षक दवा है। ठीक है, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है या उनको दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे फलों की कृत्रिम रंग यानी कि कृत्रिम ढंग नहीं है, रंग है। अच्छा सॉरी, हरे फलों को कृत्रिम रंग से
ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जानते हैं आप लोग एसिटिलीन गैस फलों के पकने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन नामक हार्मोन, गैसीय हार्मोन पाया जाता है पौधों में, जो पौधों के डाल में लगे लगे ही फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेष बनाता है? अनुत्क्रमणीय संश्लेष बनाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण, ये सी नहीं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण नहीं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अनुत्क्रमणीय संश्लेष बनाता है, जो कि बहुत जहरीला होता है और इंसानों क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जैसे कमरे में बंद अंगीठी जब जला दी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो लोगों को सांस में चली जाती है और लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीजन जितना उसमें घुलनशील है हीमोग्लोबिन के साथ, इसका ये लगभग 400 गुना घुलनशील है। यानी जितना एक अणु ऑक्सीजन में घुलेगा, उसके 300 से 400 अणु किसके क्या हो जाएंगे, उसके साथ संबंध बना लेंगे। अगला है दूध रसायन है। दूध रसायन क्या है? एक स्लिसी का, पायस का, निलंबन का या फेन का। तो दूध क्या है? एक पायस है। ठीक है, पायस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके यानी कि अणुओं का जो व्यास होता है, त्रिज्या होता है, वो लगभग जो है यानी कि मिलीमीटर से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और इसमें इसके अणुओं की जो त्रिज्या है 0.1 मिलीमीटर से भी कम पाई जाती है, इसलिए पायस है। ठीक है, कोलाइड पायस भी होता है, कोलाइड भी होता है। निम्नांकित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल और क्वासर। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। ब्रिटल स्टार क्या है? एक मछली है। ठीक है, यानी मछली की प्रजाति का नाम है, ये अंतरिक्ष में नहीं पाई जाती। पल्सर पाए जाते हैं, ब्लैक होल और क्वासर पाए जाते हैं। अगला है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिप्टिन या पेप्सिन। ठीक है, तो ये जो है ना, रेनिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन है, ये पाचक रस उत्पादन करने के लिए उत्तेजित नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये खुद पाचन में सहायक होते हैं। तो इसमें जो है आपका ट्रिप्सिन, यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, पाचक रस अग्न्याशय को यानी पेंक्रियास को उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, जिसके कारण जो है ना, इसी से आमाशय में जब पहुंचता है, जो अग्न्याशयिक रस है उससे कई प्रकार के क्या होते हैं, भोज यानी कि तत्व जो है ना पचते हैं। अगला है कृष्ण विवर। ठीक है, छिद्र यानी कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल जिसे बोलते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन ने, भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या गोविंद खुराना ने? इसे दिया था एस चंद्रशेखर ने, और यही था चंद्रशेखर लिमिट। यानी कि एक समय के बाद जो तारा है वो क्या हो जाता है, वामन तारा में परिवर्तित होता है, फिर वो किसमें, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो उसकी उम्र होती है उसी को नाम जाना जाता है चंद्रशेखर लिमिट के नाम से, यानी चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। अगला है प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हो तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक एसिड या सोडियम क्लोराइड। आप लोग जानते हैं एसिटिक यानी एसिटिलीन जो गैस होती है वो पचाने के लिए नहीं, पकाने के लिए काम आती है, तो ये रक्षण के लिए काम नहीं आएगी ना। कौन सा होगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है ना एक ऐसा रसायन है जो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो यानी कि कपड़ा धोने वाला यानी होता है। ठीक है, ये रासायनिक है, कांच वगैरह में भी प्रयोग किया जाता है इसको। एसिटिलीन कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, खाने का नमक है। और ये बेंजोइक एसिड क्या है, ये ही उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ, जैसे कि अचार वगैरह है, जैम, जेली है, इनमें सब में बेंजोइक एसिड ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो सबसे अधिक कौन सा अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट छोड़ता है। अल्मीनियम सल्फेट जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है,
और जब अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, इसकी अम्लता सबसे ज़्यादा होती है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में या उपर्युक्त में से सभी। तो द्रव क्रिस्टल, ठीक है, ये सभी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, कलाई घड़ी में भी जिसमें टिमटिमाते हुए यानी कि आता है, पॉकेट कैलकुलेटर में भी, प्रदर्शन युक्तों में भी, सब में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आप लोग जानते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में या तारों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करता है, जिसे नाभिकीय संलयन का बोलते हैं। और उससे क्या होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है, अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य कौन करता है? यानी कि थर्मोस्टेट तापमान को कम करना, यानी कि हिमालयन ताप को बनाना या एक समान ताप को बनाए रखना, थर्मोस्टेट की बात कर रहा है। और डी है गलांक को घटाना। तो इसमें क्या है, सी वाला होगा। सी वाला सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसमें है क्या कि जो यानी थर्मोस्टेट का मतलब है ताप को समान बनाए रखना। तो उसमें जो ताप है वो समान बना रहता है, यानी एक निर्धारित ताप हो, जैसे 4 डिग्री या 10 डिग्री, तो 10 डिग्री हमेशा क्या होता है, वो बना रहता है। ये मत सोचिए कि उसमें 10 डिग्री से कम होता रहता है ताप, नहीं। जो फ्रीज का काम है, फ्रीज का काम होता है एक निश्चित ताप बनाए रखना। ठीक है, जैसे 10 डिग्री पर आपने उसे सेट कर दिया तो 10 डिग्री ही उसका ताप हमेशा बना रहेगा। तो जो वस्तुएं इसमें रखी जाएंगी वो 10 डिग्री पर ही वो सुरक्षित रहेंगी। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, क्यों? भूमि की उस ताप जड़ों का लंबा होना प्रोत्साहित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि मरुस्थल में पानी बहुत नीचे पाया जाता है और जड़ों का मुख्य कार्य है पानी को शोषण करना। तो पानी की तलाश में क्या होती हैं, बहुत लंबी हो जाती हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी ग्रंथि है और वो इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, यही पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि कही जाती है। सभी जितने भी हार्मोन्स का स्राव होता है इसी के आदेश पर होते हैं, यानी कि यही क्या करती है, हार्मोन्स के स्राव को जो यानी कि रेगुलेट करती है। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है, और जिनका मूलतः मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, वो शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना होता है, और मूलतः होता है भोजन वगैरह को पचाना। अगला है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आप लोग जानते हैं यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में या पैंक्रियाज में। तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्ताशय की थैली में क्या होता है, जाकर जमा होता है, एकत्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? पित्ताशय में पित्त का आशय होता है, यानी वहां जाकर के जमा होता है, ना कि वहां पर बनता है, यकृत में बनता है। निम्नांकित में कठोरतम धातु है, तो कठोरतम धातु कौन सी होगी? प्लेटिनम। हीरा सर्वाधिक क्या चीज़ है? कठोर पदार्थ है, लेकिन वो अधातु है। और यहाँ पर धातु की बात कर रहा है, तो प्लेटिनम धातु क्या है, वो सबसे कठोरतम है। सोना तो बिल्कुल नहीं होता, सोना तो बिल्कुल क्या है, ठीक है, और टंगस्टन भी क्या है, अधातु है। अगला है, परमाणु की नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु की नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको उत्तर हो जाएगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। धातुओं के टुकड़ों को टाँका वाला मिश्रण होता है, यानी कि जहाँ पर टाँका लगाया जाता है, यानी कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि टाँका किस चीज़ का बना होता है। तो टाँका टिन और सीसा का बना होता है। टिन और सीसा से क्या होता है, टाँका बनता है, जो जोड़ने के लिए काम आता है। कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहाँ बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों, प्रदूषित करती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा और तांबा। क्योंकि उसमें जो यानी वाहनों में सीसा मिलाया जाता है, अब जो है कम कर दिया गया है काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल में सीसा, तो ये क्या करता है, प्रदूषित करता है, सीसा का प्रदूषण होता है। अगला है, अब लेड यानी कि जो सीसा रहित पेट्रोल है, कई बार आप लोग देखते हैं वहाँ लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल, तो वो मिलता है। निम्नांकित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती, मूंगा, लाख या गोंद? तो लाख जो है ये एक कीट से निकलता है। लाख के कीट से निकला हुआ क्या चीज़ होता है? ये एक प्रकार का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है?
तो इसके ब्लैक बाक्स का रंग कैसा होता है, ठीक है, नारंगी होता है। नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन नारंगी होता है। इसका मुख्य कार्य है कि सभी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड रहती हैं और ये इतना सुरक्षित होता है कि आग लगने वगैरह, जलने वगैरह, कहीं बहुत ऊंचाई से भी गिरने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इसी की खोज के बाद क्या किया जाता है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है। हवाई जहाज़ में क्यों दुर्घटना हुई। हाई यानी हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हैं मार्क तुली। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुली इनके लेखक हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन सा नहीं है, लीबिया, इराक, स्विट्जरलैंड और नामीबिया। तत्कालीन उस समय स्विट्जरलैंड जो था वो क्या था, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था, ठीक है, अब ये बन गया है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन संयुक्त अमीरात की, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है यूएई की, इसकी राजधानी आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी राजधानी। इनमें हंसा 2 क्या है, एक उपग्रह है, प्रशिक्षण यान है, पनडुब्बी है, सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो हंसा 2 जो है वो एक प्रशिक्षण यान है और पूर्णतः स्वदेश निर्मित, ठीक है, यान है ये। 1996 के सिंगर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रृंखला के खिलाड़ी का नाम इनाम जीता था, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, कौन था उस समय, था अरविंद डिसिल्वा, ठीक है। अगला है भारत का लघु दूरी प्रक्षेपात कौन सा है, अग्नि, अर्जुन, नाग या क्या है, पृथ्वी, ठीक है। तो अत्यंत लघु दूरी यानी कम दूरी का मारक क्षमता वाला क्या है, नाग जो है मिसाइल है और ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। ये लगभग जो है इसकी मारक क्षमता 150 से और 250 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, ब्रूनी किस राष्ट्र का सदस्य है, यानी किस संघ का सदस्य है, नाटो, ईईसी, सार्क या आसियान। तो ब्रुनेई जो है वो आसियान का एक सदस्य देश है। अगला है, सुमेलित कौन सा नहीं है, एमू जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, मसाई केनिया और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो इसमें है बुशमैन दक्षिण अफ्रीका। तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है, मसाई केनिया में पाई जाती है, पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बुशमैन जो है जनजाति दक्षिण अफ्रीका के जो है दक्षिण यानी कि कालाहारी मसूर में पाए जाते हैं, ना कि दक्षिण अफ्रीका संघ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बुतरस बुतरस घाली कहाँ के नागरिक हैं, तो मिस्र के नागरिक हैं, ठीक है। उस समय बुतरस बुतरस घाली थे और ये मिस्र के नागरिक थे, ठीक है। तो वर्तमान में जो भी हैं उन्हें पूछा जा सकता है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो राजीव गांधी जो है इनका कर्मभूमि नहीं है, इनका नाम है वीरभूमि। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि। तो यही सुमेलित नहीं है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में, ठीक है। 1 जनवरी 1995 WTO की स्थापना हुई थी। WTO के विषय में पूछ रहा है। अगला है कि जो कथन है, भारत एक मानसूनी देश है, उच्च कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। समझ लीजिए इसका उत्तर पिछले यानी अगले पृष्ठ पर है। तो इसमें कहा जा रहा है कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कथन की व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल यही सही। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो है ना कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसमें सुमेलित नहीं है, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र, APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, ADS कोठारी भौतिकी, MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से नहीं थे, ये कृषि विज्ञानी थे, ठीक है, ये कृषि विज्ञानी थे। तो MS स्वामीनाथन को भारत में क्या कौन सा हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला है, कार्य का मात्रक कौन सा होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, और डाइन जो है ना, डाइन इसी का ही बल का ही मात्रक है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसमें CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है ये। अगला प्रश्न है,
ओलंपिक 2000 संपन्न हुआ कहाँ पर? डी में, सिडनी में। 2000 डी में हुआ था। अब बताएंगे ओलंपिक 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो कहाँ? टोक्यो में। दोनों, पैरालंपिक्स भी और ओलंपिक भी। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? खेलकूद के लिए, प्रशिक्षण, औषधि के लिए, राष्ट्रीय छात्र सर्वश्रेष्ठ सैनिक के लिए, पहलवान के लिए। ये दिया जाता है। द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे ना खेल के, तो खेल कूद के लिए दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, रोवर्स का किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है या हॉकी से संबंधित है? इन्हीं दोनों से बता दीजिए। तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किससे संबंधित है? राष्ट्रीय हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, महिला बैडमिंटन या राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। सुश्री भाग्यश्री थिप्से, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब तो इन्होंने खेलना छोड़ दिया है। ठीक है, अब उतना ज़्यादा इनका नाम नहीं आता, लेकिन भाग्यश्री थिप्से जो है ये शतरंज खिलाड़ी थी, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी थी, ग्रैंड मास्टर भारत की। रेडार का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? आप लोग जानते ही हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति माने स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है, नहीं हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, कारण क्या चीज़ है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.4 होता है। ठीक है, तो जो अंदर इसके एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाता है वो फिर बाहर नहीं निकल पाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा? ठीक है, ये दूषित भोजन और जल के द्वारा। याद रखिएगा, पोलियो का वायरस जो है वो दूषित भोजन और जल के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अगला है, वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरना किस बात का संकेत है? ठीक है, तो किस बात का संकेत है? तूफान का संकेत है। ठीक है, ये तूफान का संकेत होता है। ओके, अगला है 1996 पुरुष, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल विजेता कौन था? ठीक है, उस समय बोरिस बेकर थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हुआ? ठीक है, तो आप जानते हैं इमरान खान हुए थे, प्रधानमंत्री भी रहे, अब तो हट गए हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से बोलते हुए उन्होंने कहा था। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय। ठीक है, और ये जो है यानी कि 1940 से लेकर के 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 42 में क्या हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो ये तब तक क्या हुए थे? ठीक है, क्या बने रहे हैं? सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष थे। अगला है, इन गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नलिखित में से किस समूह के द्वारा किया गया? तो आप लोग जानते हैं C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और C.R. दास के द्वारा किया गया था, और ये खिलाफत यानी कांग्रेस के खिलाफत के लिए बनाई गई थी, महात्मा गांधी से खिलाफ होकर बनाई गई थी। बाद में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन कर दिया था। संसद में प्रेस और उसके आधार पर को लेकर के बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष था, ठीक है, युवा नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सैमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में, 3 फरवरी 1928 को आया, और इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आप लोग जानते हैं कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, और 72 कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था। 28, 29 और 30 दिसंबर को, ठीक है, ये हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, जिनका योगदान था इसके गठन में काफ़ी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठित किया गया था किसके द्वारा?
ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या करता है, समस्या उत्पन्न करता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। 1924 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन नाम दे दिया था। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। तो इनमें हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने बोला था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता में यानी कि काफ़ी नज़दीक लाई है और ये सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है ऐसा मौका। इनमें से कौन सी घटना का कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो आप जानते हैं पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ठीक है, 1917, 1920, 1900, ठीक है, 30 और 1942। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, दांडी मार्च। प्रश्न है, देश में राष्ट्रों का यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये हुआ था जुलाई 1969 में। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कुल 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। आगे चल करके न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था, तो 19 रह गए थे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बैंकों का विलय पूछा जाएगा, क्योंकि फिलहाल बैंकों का विलय जो है वो ये वर्तमान सरकार कई बैंकों का विलय कर चुकी है। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार चीन है, फिर उसके बाद ब्राज़ील आता है। अगला प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम योजना किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो चौथी वर्षीय योजना के अंतर्गत विकास उपागम योजना को अपनाया गया था। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी, यानी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम जो लेडीज़ थी, ठीक है, महिला थी, वो कौन थी, बछेंद्री पाल। अगला है, जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में राज्यों का कौन सा क्रम सही नहीं है। ठीक है, ये तत्कालीन था, मतलब 1996 का पेपर है, तो 1991 की जनगणना के अनुसार पूछा गया होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का था। ठीक है, यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यही क्रम क्या था, ये क्रम नहीं था। ठीक है, चलिए अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से कितने प्रतिबंध लगाए हैं। किसने प्रतिबंध लगाया है। तो किसने प्रतिबंध लगाया है, उत्तर आप संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जनता प्रतिनिधित्व कानून, 42वां संविधान संशोधन, 44वां। आप जानते हैं कि 42वां 44वां तो है नहीं, प्रतिनिधित्व कानून भी नहीं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पारित करवाया था, जिसमें कि ठीक है यानी कि दल बदल को यानी कि रोक लगाने की उसमें कोशिश की गई थी। अगला है, और ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें, संपत्ति का अधिकार। अब कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कानूनी अधिकार है 300 का के अंतर्गत। पहले वो था मौलिक अधिकार, 44वें संविधान संशोधन से हटा करके 300 ठीक है का में जोड़ दिया गया, इसे सिर्फ ये अब कानूनी अधिकार रह गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो 25 का किससे संबंध है, समानता का अधिकार बिल्कुल नहीं, संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं, धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक। ठीक है, क्या है ये, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता है। और 28 और 29 किसकी है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक या वो आते हैं उनका कल्चरल एंड एजुकेशनल अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 73वां, पैथोजीन जो एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है कौन है। ठीक है, ये है रीनो वायरस। पैथोजन जो है वो रीनो वायरस पैथोजन से क्या होता है, सामान्य जुकाम होता है। अगला प्रश्न है, किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया। ठीक है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता या जीवन राज मेहता। तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, समिति का गठन 1956 में था, 57 में रिपोर्ट दिया और इसी के आधार पर क्या किया गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो तोपों के उपयोग किस में किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, अगला है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। ठीक है, तो कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये यानी कि टोपरा और मेरठ के दोनों जो है अशोक स्तंभों को दिल्ली में लेकर ले आया और वहाँ पर सुरक्षित रखा था। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। इसमें कौन सा है? ये तो सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब में। तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ठीक है, यह राजस्थान में घग्गर नदी किनारे है, ठीक है। अगला है, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? जानते हैं आप लोग, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, 1882 में। और इसी को क्या माना जाता है? भारत में स्थानीय सुशासन का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे उत्पादक यानी बड़ा देश कौन सा है? तो चिली है। तांबा उत्पादन में चिली इसका लगभग 16%, ठीक है, पूरे विश्व का ये उत्पादित करता है। अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जो 13% की तरफ यानी 13% तांबा पैदा करता है। इनमें से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और जापान, इन देशों की बात कर रहा है। तो इसमें इंडोनेशिया की यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सोनगिरी का जो दिगंबर स्थल है, ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर जैनियों के लगभग 100 मंदिर निर्मित हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। हिंदू वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक यानी किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला है, भारत में शेयर बाजारों के लिए नियंत्रक का कार्य और जो है ना कौन सा संगठन करता है? ठीक है, आप जानते ही हैं कौन करता है, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी जिसको आप लोग बोलते हैं, SEBI। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों धर्म में ही विश्वास करते हैं, दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि ये दोनों धर्म एक यानी कि समान कहाँ हैं? कर्म और पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दोनों क्या चीज़ करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। यदि अच्छा कर्म करेगा तो क्या हो जाएगा? उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो किसने किया था? गुरु रामदास ने, इसलिए इसे रामदासपुर भी कहा जाता है या रामदास नगर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन दान में दी थी और यहीं पर अमृतसर नगर बसाया गया था और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? गुरु रामदास ने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने से संबद्ध किया? ठीक है, तो किसने? बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है, वंदे मातरम को। अगला है, अरविंद घोष ने। इसमें क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य यानी अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, ठीक है, का संपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष थे। उसके उत्तर ये है, इसका उत्तर ये होगा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किस चीज़ का? गांधार शैली जो है संश्लेषण है भारतीय और यूनानी कला का, भारतीय और यूनानी कला का, ठीक है। ये क्या है? एक, ठीक है, दोनों का संश्लेषण है, नहीं दोनों का मिश्रित रूप है। और इसमें जो कुषाण काल के समय था, यहाँ पर यूनानी और भारतीय कला का संयोग शुरुआत हुआ। गांधार शैली में जो मूर्ति है वो भारत के लिए, ठीक है, यानी कि एक तरह से क्या थे? कथानक तो भारत से लिए गए, लेकिन उन्हें यूनानी रूप से क्या किया गया? दर्शाया गया, ठीक है, गांधार कला में। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं कि तिलक ने इस जो है इसे, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के लिए गणपति पर्व का प्रारंभ किया था। अगला है, हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन फिर से पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। अगला है, कंपनी का लाभांश की घोषणा की जाती है किसके आधार पर की जाती है? अधिकृत पूंजी के आधार पर की जाती है,
जितना पूंजी जमा किया गया है उसी तरह से उसको लाभांश मिलता है। 96-97 संघीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना रखा गया था? उस समय था बजट का राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो सहकारी कृषि के विचार के समर्थक कौन नहीं थे? अबुल कलाम आजाद, चौधरी चरण सिंह नहीं थे, क्योंकि ये कृषि को क्या चीज़ करते थे? अलग मानते थे। ठीक है, और ये किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह। बाकी ये सब क्या मानते थे? सहकारी कृषि का विचार रखते थे। मतलब सहकारी कृषि का मतलब सब लोग मिल करके एक जगह कृषि करें। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान उस समय कितना था, ये पूछा गया था। तो 25 से लेकर के 29% उस समय था। इन समूहों में से भारत निर्यात सबसे बड़ी मदद है, यानी मद है। कौन से मद को भारत सबसे ज़्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। ठीक है, तो इसमें चाय, जवाहरात और आभूषण, इनका क्या करता है? सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, ये जो है निर्यात करता है। मदें बदलती रहती हैं अधिकतर, लेकिन आभूषण उसमें सम्मिलित रहते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज की दर पर कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। तो यहाँ पर ब्याज की दर को कम करना मुद्रास्फीति का जो है वो नियंत्रण है। ब्याज की दर को बढ़ाना ये मुद्रास्फीति के दर को क्या चीज़ करना होता है? ठीक है, नियंत्रण की विधि है। समझ में आया? वर्तमान में ब्याज की दर को क्या कर दिया है? आरबीआई ने बढ़ा दिया है। रेपो रेट बढ़ा दिया है, रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ा दिया है उसने। ठीक है, और CRR भी बढ़ा दिया है। तो यानी 0.4%, यानी 0.40% रिवर्स रेपो दर। ठीक है, और 0.5% यानी 0.50% उन्होंने क्या किया है? CRR बढ़ा दिया है। ठीक है, जिससे कि लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो लोग क्या चीज़ करेंगे? खरीदारी कम करेंगे, और जो यानी मुद्रा का दाम है वो बढ़ जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो कौन सी? रेडक्लिफ द्वारा। इसलिए रेडक्लिफ जो है नाम से जाना जाता है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य की रेखा को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है, राजस्थान का मरुस्थल। ठीक है, इसे भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है। आटाकामा का जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से सुमेलित कौन सा है? डेट्रॉयट मोटर कार, हवाना सिगार, शेफील्ड कटलेरी और वेनिस पोल निर्माण। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये वेनिस पोल निर्माण के लिए नहीं है। ठीक है, वेनिस कांच उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हवाना सिगार के लिए है, डेट्रॉयट मोटर कार के लिए, शेफील्ड जो है ना कटलरी के लिए है। क्या है? टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो उठते हैं। कहाँ पर उठते हैं? कैरेबियन सागर में उठते हैं। कैरेबियन सागर में उठने वाले चक्रवात को टार्नेडो कहा जाता है। कहाँ विस्तृत आवर्तनीय वर्षावन पाए जाते हैं? ठीक है, तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। आवर्तनीय वर्षावन का तात्पर्य ऐसे वर्षावनों से हैं जो वर्ष भर वर्षा एवं तो तेज धूप वाले स्थानों में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही घने होते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद साबरमती किनारे है, हैदराबाद कृष्णा के, ये गलत है। ठीक है, कोटा चंबल किनारे है, नासिक गोदावरी किनारे है। ठीक है, हैदराबाद कृष्णा किनारे है, ये गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो कौन सा है? आसाम है। आसाम में साइबेरियन सारस क्या होते हैं? वो आकर के और यहाँ पर निवास करते हैं। उत्तर प्रदेशी हिमालय, यानी कि उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, तो उस समय उत्तर प्रदेश जो है ना उत्तराखंड का ही हिस्सा था। ठीक है, तो सबसे ऊंचा हिमालय यानी कौन सा था? नंदा देवी। तो इस समय ये प्रश्न किसका बनेगा? उत्तराखंड का बनेगा। तो उत्तराखंड का, ठीक है, सबसे उच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है, अगला है, ओजोन परत का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस कुल मिलाकर पूछ रहा है। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला है, चीनी यानी भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु उस समय थे।
ठीक है। वर्तमान में लगभग यही, कभी महाराष्ट्र पहले नंबर पर, कभी उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। और इसका है बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका क्या चीज़ है? एशिया माइनर में तुर्की में स्थित स्थान है, ठीक है। उसका उत्तर आपका ये हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से जो अभिलेख हैं उनमें देवी और देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से आर्यों का आदि देश के बारे में किसने लिखा है? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है। मानते हैं कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के रहने वाले हैं। मिलिंद पन्हो, ठीक है, क्या है ये? ठीक है, संस्कृत नाटक, पाली ग्रंथ, जैन वृत्तांत या फारसी महाकाव्य? तो कौन सा ये? मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। अगला है रज्जु क्या थे? तो रज्जु क्या थे? मौर्य प्रशासन के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन के न्यायाधिकारी को रज्जु कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। भाग और बलि क्या थे? तो जानते हैं कर हैं, ये राजस्व के स्रोत थे। गुप्तकालीन जो शासक थे, भाग और जो है इसमें हिरण्य जैसे और कर लिया करते थे। सर्व कर लगाया जाता था किसके द्वारा? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योगों पर? तो सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सिंचाई पर। फिरोज शाह तुगलक किसानों को खेती की सुविधा देने के लिए, ठीक है, नहरों का निर्माण कराया था और उसी पर लगाया जाने वाला कर क्या था? सर्व कर था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नखली गोसाल थे, ठीक है। नकली गोसाल ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिसके यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। इसमें, ठीक है, चंद्रगुप्त ने मौर्य ने अपने पश्चिम प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से झील का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख इसमें जूनागढ़ के अभिलेख में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? मतलब संघ के नियम किस वाले ग्रंथ में लिखे गए? तो विनय पिटक। विनय पिटक, इसकी रचना राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी, ठीक है। और इसमें जो संघ में रहने वाले भिक्षुक थे उनके आचार और नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेलित है? एलोरा गुफाएं शकों ने बनवाई, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनवाई, खजुराहो चंदेलों ने बनवाया, यही सही है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने बनवाया। क्या चीज़ है? गलत है। महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने बनवाया था, ठीक है। और एलोरा के जो मंदिर हैं वो राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। ओके। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि निर्णय, यही था, ठीक है। मुस्लिमों को अलग से निर्णय निर्वाचक मंडल की दी गई थी। तो 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार है ना, तो उसी में ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया गया था। अगला है, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? ठीक है, पूना समझौता तो किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। और ये पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, ठीक है। जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में, ठीक है, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की, तो गांधी जी उस समय यावर्दा जेल में क्या थे? ठीक है, यानी कि कैदी थे, और वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया? आमरण अनशन कर दिया, ठीक है। और फिर जो है इसके खिलाफ, और इनके मध्य में क्या चीज़ है? गांधी जी और, ठीक है, अंबेडकर जी के मध्य में क्या हुआ? समझौता हुआ, जिसमें कि दलित वर्गों के लिए जितना अंग्रेजों ने सीट रिजर्व की थी उससे ज़्यादा सीटें प्रदान करने की बात गांधी जी ने कही या स्वीकार की। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण यानी हुआ कहाँ से? हावड़ा से रामपुर, बम्बई से थाने, और आप लोग जानते हैं, आपका उत्तर यही होगा कि बम्बई से थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी चली, तो सबसे मध्य, ठीक है, यहीं पर क्या हो जाएगा? यानी लाइन का निर्माण होगा। और 1893 में, ठीक है, सबसे पहले चली थी। लॉर्ड डलहौजी का समय था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 120 प्रश्नों का पूरा यानी कि हल प्रश्न पत्र था। उस समय 120 प्रश्न ही आते थे इसमें, जीएस के फर्स्ट पेपर में, यानी जीएस के पेपर में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो आप लोगों का हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और
ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में, ठीक है, भी इसे क्या करिए, आप लोग शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि जो लोग कुछ हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ करके अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए और ठीक है, अपना ख्याल रखिए। देन ऑल द बेस्ट।